Uh, I am audible? मेरी आवाज़ सुनाई दे? ओके, ओके बेटा, ओके, ओके। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, टुडे आई विल डिस्कस ऑन द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दिस इज लास्ट टॉपिक इन योर कोर्स। सबसे पहली बात कि भारत में हमने ये देखा कि राजपूत शासनकाल था 11th एंड 12th सेंचुरी में, और यहाँ पर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर उन्होंने राजपूतों को पराजित करके मुस्लिम शासन सत्ता की स्थापना की। वह समय था 12वीं शताब्दी में, आपका 1206 ईस्वी में, 1206 एडी में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 एडी। तब से लेकर के 1526 1526 एडी तक हमें देखते हैं दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। और इस पीरियड में जो है आपके कई जो है डायनेस्टी ने शासन किया। पहले हमने देखा कि स्लैब डायनेस्टी थी, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि आपका खलजी डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद से तुगलक डायनेस्टी थी, फिर सैयद डायनेस्टी थी, और फाइनली जो है लोधी डायनेस्टी थी। तो इस क्रम में जो है दिल्ली सल्तनत का डेवलपमेंट भी हुआ, ऐसा नहीं था। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए, उसका सिविलाइजेशन, उसका अर्बनाइजेशन भी हुआ, नगरीकरण भी हुआ। दिल्ली सल्तनत एक तरीके से व्यवस्थित हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ। बट हम देखते हैं कि आफ्टर खलजी डायनेस्टी के शासन के बाद से तुगलक डायनेस्टी में, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था, हमें देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन की जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया था, वह शुरू हो गई थी। उस पीरियड में ही हमने देखा कि कई नए स्वतंत्र प्रोविंसेस जो है अस्तित्व में आते हैं दक्षिण भारत में। आपका बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, फिर जौनपुर इधर नॉर्थ में, वेस्ट में, फिर ईस्ट में कई स्वतंत्र प्रांतों का अभ्युदय होता है। उसी पीरियड में हमें देखते हैं कि तैमूर का इंडिया पर आक्रमण होता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैयद काल में भी शासकों ने कोई बहुत विशेष इसमें डिक्लाइन को रोकने का प्रयास नहीं किया। और अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे आपका लोधी डायनेस्टी का, जिसमें ज़रूर प्रयास किया गया, लेकिन वह अंततः सफल नहीं हो सका और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से कारण ऐसे थे जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई एक कारण को हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि कई कारण मिल कर के दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी बने। और यह प्रक्रिया एक दिन या एक माह, है ना, या किसी एक वंश के गलत नीतियों के कारण संभव नहीं हुआ, बल्कि इसकी प्रक्रिया हमें देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के समय से ही प्रारंभ हो गई थी, और वह फाइनली लोधी डायनेस्टी तक आते आते समाप्त हो गई। तो ये इसके इसका अगर हम इसका असेसमेंट करते हैं तो ये पाते हैं कि सबसे पहले ये अगर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप था, जो नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वह अगर हम ये देखते हैं तो सबसे बड़ी बात देखते हैं कि एक डिक्टेटरशिप था, एक जो है एक कह सकते हैं कि तानाशाही जो है, निरंकुश सत्ता थी। और वह किसी एक शासक के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर थी। अगर वह शासक योग्य है, शक्तिशाली है, उसके अंदर प्रशासनिक गुण हैं,
तो वह अपने तरीके से शासन सत्ता को संचालित कर सकता है। कहने का मतलब बहुत सामान्य है कि आज के संदर्भ में अगर आप देखते हैं, कोई लीडर है ना? यहाँ पर तो इस समय डेमोक्रेटिक रूल है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायी है, पूरी शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी है, जो शासक करने वाला है। लेकिन अगर वह शासक योग्य नहीं है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक रूल नहीं, ऑटोक्रेटिक रूल है, तो जो शासक है वो डिक्टेटर है, निरंकुश है। तो उसके अंदर सारी शक्तियाँ निहित है, वह किसी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, अपनी इच्छा, उसकी इच्छा ही कानून है एक तरीके से, है ना? तो वह जैसा चाहता है, अपने हित में जो चाहता है वह काम करता है, यानी शक्ति के बल पर, सैन्य ताकत के बल पर अगर कोई उसके शासन का विरोध करता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। अगर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करनी है तो वह अपने व्यक्ति को नियुक्ति करता है, चाहे वह योग्य हो या न हो। तो इस तरह का जो एक करप्शन, एक तरीके का जो सिस्टम था, केंद्रीय जो है निरंकुश जो राजतंत्रात्मक जो सिस्टम था, जिसके तहत जो है सुल्तान के आदेश को ही कानून समझा जाता था, उसकी इच्छा ही कानून होती थी। यह तभी सफल हो सकता था जब सुल्तान, अभी जैसा मैंने जिक्र किया, वह योग्य हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, उसके अंदर प्रशासनिक गुण हो और वह राज्य की विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करने का इच्छुक हो। अगर वह ही वॉज नॉट कैपेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फॉर द डेवलपमेंट, तो ये पॉसिबल नहीं था कि राज्य की समृद्धि हो, राज्य का विकास हो और जो है प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि बलबन जैसा शासक, अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा शासक, ये दे आर वेरी कैपेबल फॉर द जो एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, वे बहुत जो है हैं थे, दे वे आर वेरी जो है कैपेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसके बाद के उत्तराधिकारी, जैसे हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बाद के उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य थे, दुर्बल थे और उनकी प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं थी, वे अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। यही कारण था कि हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ होने के साथ ही एक दशक के अंदर ही बहुत दिल्ली सल्तनत बहुत ही सीमित, हम लोगों ने देखा था कि कहा जाने लगा था कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में कि दिल्ली जो है पालम से तक जो है दिल्ली से पालम तक जो है दिल्ली सल्तनत सिमट करके रह गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा बड़ा फैक्टर ये था कि जो सल्तनत था वह एक सैनिक जो है, एक जो है आर्मी स्टेट था, जिसमें जिसकी जो शक्ति कह सकते हैं कि जिसमें जनता का सहयोग है, जनता का कंट्रीब्यूशन का जो है कोई रोल नहीं होता था। सामान्य तौर पर सुल्तान जो है दो ही कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता, तो वो मूलतः संतुष्ट होता था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना है और टैक्स की हमारी वसूली होती रहे। और ये दोनों ही काम जो है उसके सैनिक ताकत के बल पर किया जाता था। और ये हम देखते हैं कि दूसरी जो बड़ी बात यहाँ पर हमें देखते हैं कि कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी भी मुस्लिम शासकों ने नॉन मुस्लिम्स का एक तरीके से सहयोग प्रशासन में लेने की प्राप्त नहीं कोशिश की। कुछ ज़रूर ऐसे थे जिन्होंने गैर मुस्लिम प्रजा की, नॉन मुस्लिम्स की जो है एक तरीके से समर्थन लेने का प्रयास किया था। तो इस तरह से एक सैनिक राज्य का होना और एक जो है केंद्रीय प्रभुसत्ता, निरंकुश शासन का होना, जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन का जो स्वरूप था, वह संभव था कि योग्य शासक हो और जनता का सहयोग, सभी राज्य की समस्त जनता का सहयोग प्राप्त हो, कोऑपरेशन मिले। लेकिन जो है ये संभव नहीं हुआ और इस कारण से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। एक बहुत बड़ा कारण था कि दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप था
उसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। क्लियर हुआ बेटा यहाँ? कोई दिक्कत, कोई डाउट्स? बोलिए, आगे बढ़े। ओके। अब बेटा लेट ज्वाइन हुआ तो हम वीडियो ज्वाइन का भी नहीं समझ पाओगे, ऐसे नहीं होगा, है ना। अभी हम वीडियो जारी करेंगे, जो हमने पढ़ाया वो ना समझ में आया तो आप बताइए, उसके लिए तो पूरा फिर से हमें बोलना पड़ेगा। दूसरा जो फैक्टर हमें देखते हैं पूरे सल्तनत पीरियड में कि लैक ऑफ जो है, लैक फॉर द जो है रूल ऑफ सक्सेशन, जिसमें कि उत्तराधिकार के नियम का जो है अभाव था। हमने ये देखा कि कोई ऐसा नियम नहीं था कि कौन शासक बनेगा, है ना। आप लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी बेटी को उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था, बट जो है जो उसकी डेथ होते ही जो अमीर थे, जो तुर्क थे, जो उल्मा थे, उन्होंने इल्तुतमिश की बेटी रजिया की जगह रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया, है ना। आपने देखा इसके बाद कोई भी बादशाह अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नहीं घोषित करता था। जो उत्तराधिकार या जो सत्ता प्राप्त करने का जो सबसे बेस्ट तरीका था वह क्या था? जिसके पास शक्ति थी, जिसके पास ताकत थी, जिसके पास शक्ति ताकत से आशय है जिसके पास तलवार था, जिसके पास सैन्य क्षमता थी, है ना, जो शक्तिशाली था। जैसे आपने देखा अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया। जलालुद्दीन खलजी जो था उसका चाचा था, उसकी धोखे से उसने हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली। बलवन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? नासिरुद्दीन महमूद था, उसकी उसने हत्या कर दी और सत्ता प्राप्त कर ली, है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उत्तराधिकार का जो नियम कि शासक अगर मर जाता है तो उसका एक नियम है कि जैसे सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि क्या है कि अगर पुत्र की किस पिता की मृत्यु हो जाती है तो यह नियम है उत्तराधिकार, उसकी वसीयत जो है उसके पुत्र या उसके पुत्र में जो है बांट दिया जाता है। एक सामान्य उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन उनके पीरियड में शासन करने का ऐसा कोई नियम नहीं था। जिसके पास शक्ति थी यानी सैन्य ताकत थी, तलवार मजबूत थी, वह उसके बल पर सत्ता को प्राप्त कर लेता था। जैसे हमने देखा अलाउद्दीन खलजी हुआ, बलवन हुआ, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि रक्त के कारण जो है गृह युद्ध होता था, जिसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता था। उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता था, गुटबाजी होती थी, रक्तपात होता था, है ना, दरबार में षड्यंत्र होता था, है ना। रजिया को हटाने के लिए देखिए कितना षड्यंत्र हुआ, है ना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण जो है राजनीतिक पॉलिटिकल जो है अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहती थी, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन सुनिश्चित हुआ फाइनली। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अच्छा, अन्य जो कारण है जिसमें हम देखते हैं कि जो है प्रशासनिक अव्यवस्था थी, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रिकॉरियस जो सिस्टम था, जिसमें हमने ये देखा कि ऐबक के पास कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं था। इल्तुतमिश ने जरूर प्रशासनिक व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर जो है प्रारूप किया, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे उसको परिपूर्ण नहीं कर पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खलजी वाज द फर्स्ट रूलर जिसने की जो है इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम्स या कह लीजिए मार्केट इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना। लेकिन उसके डेथ होने के साथ ही हमने ये देखा कि उसकी जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी या जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या जो उसका मिलिट्री जो रिफॉर्म था, वह क्या हो गया, वह बहुत प्रभावी नहीं रह सका। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में उसने तमाम जो है एक्सपेरिमेंट किए, है ना।
उसने तमाम उसकी स्कीम्स क्या थी वह असफल रही, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म असफल रहे। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म था उसमें हम लोगों ने देखा कि सैनिक क्षेत्र में कितना करप्शन हो गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कितना करप्शन हो गया, जो उसका जो वजीर जो था वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। तो कोई अस्थायी रूप से प्रभाव यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र में हम देखने में हमें लगता है कि कमज़ोर होता गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन में ज़रूर थोड़ा सा प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी कोई अस्थायी प्रभाव नहीं रह सका। न तो इब्राहिम लोदी कुछ कर सका और न ही कहने का मतलब है कि बहलोल। मूलतः इल्तुतमिश, बलवन और अलाउद्दीन खलजी जैसे सफल प्रशासकों ने निश्चित रूप से सल्तनत काल को स्थापित किया, व्यवस्थित तरीके से एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन जो केंद्रीय राजनीतिक प्रभुसत्ता थी वह इनके काल में इनकी योग्यता के कारण जरूर अस्थायित्व बनी रही इनमें, लेकिन इनकी मृत्यु के साथ ही हमने ये देखा है कि जब जब एक योग्य शासक आया और उसकी डेथ हुई, उसके उत्तराधिकारी अयोग्य रहे, दुर्बल रहे, जिसके कारण प्रशासनिक तंत्र को संभाला नहीं जा सका। लगातार उल्मा और अमीर वर्ग के षड्यंत्र के वे शिकार रहे। इसके कारण दिल्ली सल्तनत लगातार खोखली होती चली गई। ऐसी स्थिति में उसका अधिक समय तक अस्थायी बने रहना संभव नहीं था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लैक ऑफ जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो सैन्य संगठन था उसका अभाव था, है ना। एक केंद्रीय सेना जरूर थी जिसका संगठन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, हम लोगों ने देखा था, जिसको हस्मे कल्बी या कल्बे सुल्तानी कहा जाता था। अलाउद्दीन खलजी ने बलवन ने जरूर सैन्य व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की, है ना। अलाउद्दीन खलजी ने एक अस्थाई विशाल सेना रखी, उसके लिए मार्केट जो कंट्रोल पॉलिसी भी उसने शुरुआत की थी, उसकी एक अंग अनुसरण था। उसके काल में सेना भी बहुत उत्कृष्ट थी, लेकिन धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक का जब समय आता है तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसकी योजनाओं की असफलता के कारण जो सेना थी, जो उसमें इन्वॉल्व थी, वह काफ़ी उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई और अनेक स्वतंत्र प्रांतों का जब उदय होता है तो उसमें जो वार हुआ, जो युद्ध हुआ, जो बैटल हुआ, उसमें जो है योग्य योग्य सेना जो है, जो सैनिक थे वे मारे गए। केंद्रीय शक्ति जो है सेना की वह कमज़ोर पड़ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रही सही कसर जो थी फिरोज शाह तुगलक ने पूरी कर दी, क्योंकि उसने सेना में जो नियुक्ति का जो आधार था उसको योग्यता की जगह वंशानुगत कर दिया, हेरिडिटी कर दिया। उसके सिस्टम पर जो है उसने नियुक्ति करनी प्रारंभ की। सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की प्रथा को उसने प्रचलन किया, जिससे खालसा लैंड भी कह सकते हैं कि जागीर लैंड में मैक्सिमम कन्वर्ट होती चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण सेना में करप्शन भी आता चला गया और सेना की जो संगठन था उसमें भी एक रूपता नहीं थी। अनेक तरीके के तुर्क थे, गिलानी थे, अफ़गान थे, है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के और कम्युनिटी के, उसमें नस्ल के जो थे जो है सैनिक भर्ती होते थे, जिसमें उनमें एकता या कह सकते हैं यूनिटी को बनाए रखना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाता था। केवल ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खलजी को के पास ही एक विशाल अस्थाई सेना थी, उसको छोड़ करके किसी भी अन्य सुल्तानों ने अस्थाई सेना बनाए रखने का प्रयास नहीं किया। सैनिक अभियान होते थे, विद्रोह होते थे, है ना, प्रांतीय जो अमीर होते थे, जो इक़्तादार होते थे, ये सबको सुल्तान को
इनकी सेना पर सुल्तान को निर्भर रहना पड़ता था। हम लोगों ने जिक्र किया था इक़्तिदारी सिस्टम का। जो सैनिक अभियान जब भी करना होता था या विद्रोह का दमन जब भी करना होता था, तो केंद्रीय जो सैनिक थी वह कमज़ोर पड़ जाती थी, कम होती थी, और अभियान में इक़्तिदारों की सेना, अमीरों की सेना, गवर्नर्स की सेना का सहयोग लेना पड़ता था। तो इस तरह से जो सैन्य सिस्टम था वह कुछ शासकों को छोड़ करके, बलबन, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ करके अच्छा नहीं था। केंद्रीय सेना निरंतर विद्रोहों में कमज़ोर होती चली गई, योग्यता का मानक बदलता चला गया, जिसका ये परिणाम हुआ। और दूसरी बात कि केंद्रीय जो सेना थी उसका एक रूपता नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं था, एक संगठन नहीं था, है ना, जिसका ये परिणाम हुआ कि ये जब भी विद्रोह कहीं होता था या सैनिक अभियान करना होता था, तो जो इनके अधीनस्थ थे राज्य, जो गवर्नर्स थे, जो इक़्तिदार थे, जो अमीर थे, इनका सैनिक सहयोग इनको लेना पड़ता था। तो इस तरह से सैन्य व्यवस्था में कभी भी अस्थायित्व तो नहीं आ सका। यही कारण था कि हमने देखा कि 2 बार इंडिया पर जो है मंगोल अटैक हुआ, तैमूर एंड बाबर, और इन दोनों ही बार भारतीय जो सेना थी सल्तनत की वह पराजित हुई। और बाबर के समय में तो न केवल पराजित हुई बल्कि फाइनली दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। किसी भी देश की शक्तिशाली बनने में, सीमाओं की सुरक्षा करने में, प्रांतों के विद्रोह को दमन करने में, या इंटरनल जो रिवोल्ट हो रहा है, रिवेलियंस के दमन करने में, कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, सेना का या फोर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर सेना कमज़ोर है, शक्तिशाली नहीं है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई एक्सटर्नल अटैक होता है तो उस देश का पराजित होना निश्चित है। इसका सीधा सा उदाहरण हमें देखते हैं कि जब तैमूर ने और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, अपनी कम 1000 सेना लेकर के उन्होंने भारत में सफलता प्राप्त की। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और यही कारण हम 11वीं 12वीं शताब्दी में भी देखते हैं, जब राजपूत जो थे यूनाइट नहीं थे, उनकी जो सेना थी वह उत्कृष्ट कोटि की नहीं थी तुर्कों की तुलना में, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत में, भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और भारत में मुगल सत्ता की भी स्थापना हुई। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? ओके। नेक्स्ट अगर हमें देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो इंटरनल जो आंतरिक जो था विद्रोह जो हो रहा था, वह भी एक बहुत बड़ा कारण था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही हम लोगों ने देखा कि राजपूत जो है लगातार विद्रोह कर रहे थे, जो सामंत थे वे लगातार विद्रोह कर रहे थे। राजपूत जो है सदैव अपने आप को शक्तिशाली और सत्ता के अधिकारी मानते थे, क्योंकि राजपूत शक्ति का पूर्ण रूप से दमन नहीं किया गया था, है ना, उनको सीमित जरूर कर दिया गया था, उनके विद्रोह को कभी समाप्त नहीं किया गया। यही कारण था कि चाहे ऐबक का पीरियड रहा हो, चाहे इल्तुतमिश का रहा हो, चाहे रजिया का रहा हो, बलबन का रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी का रहा हो, निश्चित तौर पर राजपूतों ने हमेशा ही मुस्लिम सत्ता को हृदय से स्वीकार नहीं किया और उन्होंने लगातार विद्रोह किया। इन विद्रोहों के दमन में, है ना, सल्तनत की सैनिक शक्ति का भी ह्रास होता था, आर्थिक शक्ति का भी ह्रास होता था, और राज्य भी कमज़ोर होता था। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कई जो है स्वतंत्र प्रांत, मुस्लिम प्रांत भी थे जो अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप से बनाए रखना चाहते थे, जिसमें आपका बिहार है, बंगाल है, जौनपुर है ना। ये कई ऐसे राज्य थे जो लगातार स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे।
एक शासक अभियान करता था, फिर उसको उस पर अधिकार करता था, फिर उसके वापस लौटते फिर विद्रोह होता था। कई बार बंगाल को, जौनपुर को, बिहार को हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत में जोड़ा गया, फिर वे स्वतंत्र हुए, फिर जोड़ा गया, फिर स्वतंत्र हुए। तो ऐसे हालात में जो है आंतरिक रूप से जो विद्रोह होते थे वे सल्तनत के अंदर, एक कह सकते हैं ना कि इंटरनल जो भी रिवोल्ट होता था वह उस राज्य के विकास के लिए एक तरीके से गृह युद्ध जिसको कह सकते हैं, सिविल वार, वह जो है अच्छा नहीं होता है। और यही कारण था कि जो है इस विद्रोह के कारण ही, आंतरिक तौर पर एकजुटता न होने के कारण, लगातार विद्रोह होने के कारण जो है केंद्रीय सत्ता को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और वह उसका पतन सुनिश्चित होता है। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट में अगर हमें देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट जो है फ्रंटियर, जो इनकी पॉलिसी थी, उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत नीति थी जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था, वह एरिया ऐसा था जहां से मध्य एशिया से आसानी से अटैक किए जा सकते थे। और उसकी इन्होंने कोई पॉलिसी, मंगोलों ने निरंतर लगातार उसी एरिया से अटैक किया, निरंतर वहां पर समस्याएं मंगोलों के आक्रमण के कारण बनी रही। और यही कारण था कि सल्तनत की जो सेना थी उसका प्रभाव घटता गया, क्योंकि सुल्तान की जो शक्ति का जो आधार था वह सेना थी। और सेना पर अत्यधिक बोझ या कह सकते हैं कि भार बढ़ने के कारण राज्य के अस्तित्व का प्रभावित होना स्वाभाविक था। तुगलक काल में हम देखते हैं कि सैनिक शक्ति का पतन तेजी से होता है, और नासिरुद्दीन महमूद के काल में तो मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के आक्रमण ने तो सल्तनत काल की सैनिक कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। जब तक तैमूर भारत में रहा, जो तुगलक वंश के जो शासक थे वे मूल रूप से कह सकते हैं कि उनकी जो सत्ता थी वह नाम मात्र की बनी रही, है ना। दूसरी जो है हम ये देखते हैं कि सुल्तान की कमजोरियों का लाभ उठा करके लगातार जो है प्रांतपति अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते गए। तो इल्तुतमिश ने जो है हम लोगों ने जिक्र किया था कि कैसे माकबरनी वहाँ पर आता है उत्तरी पश्चिमी सिंध तट पे, और वहाँ से फिर वापस लौटने के लिए उसको मजबूर करता है, क्योंकि चंगेज़ खां जो है कहता है कि अगर तुमने सहयोग किया तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। तो ये इल्तुतमिश की कूटनीति का प्रयास था कि वो मंगोल आक्रमण रोकने में सफल हो गया, बलवन रोकने में सफल रहा अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति के कारण। लेकिन वहाँ पर अपने महत्वपूर्ण सैनिकों को वहाँ पर तैनात करना पड़ता था, एक लंबी अच्छी खासी फौज जो है वहाँ पर रखनी पड़ती थी, जिसका ये परिणाम होता था कि जो है सल्तनत की जो सेना थी उसकी निर्भरता जो है उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अधिक बढ़ती चली गई थी। और वहाँ पर कोई व्यवस्थित सुव्यवस्थित कह सकते हैं कि पॉलिसी न होने के कारण, वहाँ पर एक नीति का निर्धारण न होने के कारण तुगलक काल में तैमूर ने आक्रमण करके सफलता पाई, फिर बाबर ने लोदी काल में, इब्राहिम लोदी के समय में आक्रमण करके सफलता पाई। बहुत ही आसानी से जो है बाबर ने भारत में जो है आक्रमण करके, अगर उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का बेहतर प्रबंध किया गया होता, वहाँ के प्रशासनिक सिस्टम का अच्छे से प्रबंध किया गया होता, दुर्ग फोर्ट का निर्माण करा के उसकी घेरेबंदी की गई होती, तो शायद मंगोल इंडिया में अंदर ही नहीं आ पाते, इंटर ही नहीं कर पाते, और शायद दिल्ली सल्तनत का पतन होना निश्चित नहीं होता। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। बलवन अलाउद्दीन खलजी ने जरूर इसके लिए प्रयास किया, लेकिन और शासकों की तरफ से कोई बृहद प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। और मंगोल आक्रमण का सबसे बड़ा जो माध्यम था
एरिया था वह उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी एरिया जो था, जिससे कि आसानी से वे आक्रमण कर सकते थे। इसके बाद हमें देखते हैं कि उमरा वर्ग, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले भी जिक्र किया है, उल्मा वर्ग जिनका प्रशासन में बड़ा दखल होता था। बलवन और अलाउद्दीन खलजी और इल्तुतमिश जैसे योग्य शासकों के समय में ये शांत रहे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था, जब हमने बताया आपको कि बलवन ने कहा था कि मैं ही पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं ही शासक हूँ और मुझे शासन सत्ता ईश्वर से प्राप्त की गई है, अमीरों या उलमाओं के सहयोग से नहीं प्राप्त हुई है। मैं रिलीजन और धर्म को दो अलग विषय मानता हूँ। बलवन सेड रिलीजन एंड स्टेट आर टू डिफरेंट थिंग। तो ये जो है देयर आर नो कह सकते हैं कि कंपैरिजन। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बलवन ने इस तथ्य को समझा। अलाउद्दीन खलजी कहता था कि मुझे नहीं पता सरा यानी शरीयत में क्या सही है क्या गलत है, मुझे जो राज्य के हित में अच्छा लगेगा उसको मैं करूँगा। तो ये एक बड़ी बात थी, जिसके कारण जो उल्मा वर्ग था, जो उमरा वर्ग था, ये प्रशासन से अलग रहे। लेकिन इनका प्रभाव इतना ज़्यादा था, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो भी उत्तराधिकारी कमज़ोर हुए, जैसे हम लोगों ने देखा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय में अमीरों ने जो है शाह तुर्कान की मदद से रजिया की जगह रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता में बैठाया, उन्हें उसे अपने हाथों की कठपुतली बना करके रखा। फिर रजिया के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र किया, जिसके कारण रजिया की डेथ हो गई। फिर रजिया के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वे उसके हाथों की कठपुतली बन करके रह गए। तुर्कानी चिहलगानी का हम लोगों ने हर्ष देखा, 40 गुलामों का जो दल था, उसमें बलवन कितना शक्तिशाली हो गया कि नासिरुद्दीन महमूद का जो शासन सत्ता थी उसने खुद चलाई। कहा जाता था बरनी कि उसके कहने से वह सोता था, उठता था, बैठता था, जहाँ कहता था वहीं खड़ा होता था। तो उसका आदेश ही एक तरीके से का पालन नासिरुद्दीन महमूद करता था। और यही कारण है कि हमने देखा कि नासिरुद्दीन महमूद की जैसे ही वह मर्डर करता है और बड़ी ही आसानी से बिना किसी विरोध के शासन सत्ता को प्राप्त कर लेता है। वह जानता था कि ऐसा अमीरों के प्रभाव के कारण हो रहा है, इसलिए उसने खुद जो है अमीरों को, उलमाओं को प्रशासन से अलग करने के लिए एक डिक्टेटरशिप, एक सुप्रीमेसी का जो शासन था उसको उसने स्थापित करने का प्रयास किया। यही कारण उसकी डेथ होने के बाद हमें देखते हैं कि फिर पुनः प्रभावी हो जाते हैं उलमा और अमीर वर्ग। फिर जलालुद्दीन खलजी के काल में प्रभावी होते हैं, अलाउद्दीन खलजी उनका दमन करता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उसके उत्तराधिकारियों के समय में ये फिर प्रभावी हो जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जब शुरू में इनको इग्नोर किया तो ये इसके खिलाफ हो गए, विद्रोह करने लगे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक को भी हम देखते हैं कि अपने शासन के अंतिम काल में यह इनका हितैषी हो गया है। फिरोज शाह तुगलक के काल में वजारत सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, है ना। तो ये इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी के समय में हमने ये देखा कि वह तो उनको अपने समकक्ष ही मानता था, राजा मानता ही नहीं था, सुल्तान मानता ही नहीं था। सिकंदर लोदी ने जरूर उसमें बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की। इब्राहिम लोदी जब उसके अगेंस्ट हुआ तो वो चूंकि योग्य शासक नहीं था, इस कारण अमीर उसके प्रभावी हो गए और उन्होंने, जिसका परिणाम हम क्या देखते हैं, उल्मा और अमीरों का सहयोग मिलता है और दिल्ली सल्तनत का पतन होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहाँ पे? ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वह दिल्ली सल्तनत की बहुत अच्छी नहीं थी। इसके काल में हम लोग देखते हैं कि राज्य की जो आय का, इनकम का सोर्स ऑफ जो इनकम था, वह रेवेन्यू जो था, जिसको हम कह सकते हैं कि मूलतः जो है शरिया में उल्लिखित टैक्स थे, जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स, जो फिरोज शाह तुगलक ने केवल वसूले और बाकी सारे टैक्स उसने माफ़ कर दिए थे। इसके अलावा जो युद्ध और जो लूट में प्राप्त होती थी या गिफ्ट उपहार के रूप में जो प्राप्त होती थी वह थी। लेकिन जो लगान सिस्टम था उसको केवल अलाउद्दीन खलजी ने ही अच्छे से व्यवस्थित किया,
लेकिन वह भी त्रुटिपूर्ण था, जिसके कारण जो है राजस्व की निर्धारण करने में, राजस्व की वसूली करने में जो कर्मचारी लगाए गए थे, वो अपने पास राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे। यही नहीं, युद्ध में जो भी धन प्राप्त होता था उसका 1/4/5 जो हिस्सा था वह सैनिकों के खाते में जाता था। जिसका हमने जिक्र किया, इसके अलावा जो है लगातार जो युद्ध हो रहे थे, जो विद्रोह हो रहे थे, जो दरबारी शान शौकत थी, इन पर भी खर्च काफ़ी होता था, है ना? जिसके कारण जो है राज्य का जो राजकोष था वह निरंतर खाली होता चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम लोगों ने देखा कि तमाम उसके द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की गई उसमें काफ़ी धन का अपव्यय हुआ, खर्च हुआ। इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता था, आय से ज़्यादा व्यय होता था, जिसका परिणाम जो है राजकोष पर, ट्रेजरी पर पड़ता था। और रही कहीं कसर तैमूर के आक्रमण ने, बाबर के आक्रमण ने पूरी कर दी कि राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो गया और सल्तनत काल का पतन हो गया। क्योंकि सेना की नियुक्ति हो, सेना का वेतन देना हो, या राज्य का में विकास के कल्याणकारी कार्य करने हो, है ना, जनता को सुविधाएं प्रदान करना हो, किसी भी देश के विकास में उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसकी सुरक्षा में उसकी सेना का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और सैन्य ताकत कैसे बढ़ेगी? जब उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत की जो अर्थव्यवस्था थी वह कुछ समय तक तो ठीक थी, लेकिन अयोग्य शासकों के कारण और अन्य, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ करके अन्य शासकों के काल में राजस्व व्यवस्था में कोई सुधार न किए जाने के कारण तैमूर के आक्रमण, बाबर के आक्रमण, विद्रोहों का दमन, विद्रोह होने से राजकोष जो था वह पूरी तरह से खाली हो गया। और अगर वो खाली हो गया तो न तो विकास हो सका, न तो सेना को शक्तिशाली बनाया जा सका। यही कारण था कि दिल्ली सल्तनत का भी यहाँ पर पतन सुनिश्चित हुआ आर्थिक कारणों से। अब प्रश्न जो एक आता, अब जो है ये हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी उस पर काफ़ी धन व्यय किया गया था, वे असफल हुई तो उस पर राजकोष पर बहुत बड़ा भार पड़ा। इसके अलावा जो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो सेना जो थी उसका भी उसमें प्रयोग किया गया। राजधानी परिवर्तन में सेना भी साथ में गई, और जो है जो विद्रोह हुए उन विद्रोहों के दमन में भी सेना के लोग मारे गए। चाहे खुरासान रांची अभियान जिसके हम लोग जिक्र किए थे कि मात्र 4 सैनिक बच करके वापस आए थे, इब्न बतूता कहता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो नीतियों का जो प्रभाव था, योजनाओं का जो प्रभाव था, वह काफ़ी बुरा पड़ा। उससे आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। दुआब में जो उसने टैक्स में वृद्धि करी, जिसके कारण किसानों ने विद्रोह कर दिया, जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में विद्रोह की नींव जो है हम दिखाई पड़ती है कि व्यापक स्तर पर जो अमीर वर्ग था, जो सामंत थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, किसानों ने विद्रोह कर दिया। यही नहीं, उसके काल में साम्राज्य में विद्रोह के कारण दक्षिण भारत देखते हैं कि विजयनगर के राज्य के रूप में हिंदू राज्य का उदय होता है, बहमनी राज्य के रूप में मुस्लिम राज्य का उदय होता है दक्षिण भारत में। इसके अलावा अन्य नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कई स्वतंत्र प्रांतों का भी उदय होता है। तो एक तरीके से वह जो समस्याएं चली आ रही, तो वह समस्याएं यहाँ पर विकराल रूप ले रही हैं। और यह सब कुछ संभव हो सका है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण, उसकी योजनाओं की असफलता के कारण, जिसके कारण समस्याएं और अधिक बढ़ती चली गई। यही इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था,
उसकी जो बिगिंस हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी, वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उसकी नीतियों के कारण प्रारंभ हुई थी। इसके बाद हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो हम लोगों ने इसके पहले भी जिक्र किया है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जब वह शासन पर बैठता है एज ए रूलर, तो दिल्ली सल्तनत के विघटन को रोकने की समस्या का सामना करना पड़ा है ना। उसने क्या किया, अमीरों को, उलमाओं को, सेना को शांत करने की नीति अपनाई। जनता को खुश करने के लिए उसने कई टैक्स माफ कर दिए, है ना। और शरीयत में जो उल्लिखित टैक्स थे, जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स, केवल उसी पर बल दिया। इसके अलावा जो उसकी व्यक्तिगत जो नीतियां थी, जो योग्यताएं थी, वह दुर्बलता जो थी उसकी चारित्रिक और व्यक्तिगत, वह प्रशासन पर काफी भारी पड़ गई। उसके काल में वजीर ही एक तरीके से शासन करता था। खाने जहां जो तेलंगानी था, वह नामात्र का शासक बनकर के रह गया था। उसके काल में अर्थव्यवस्था कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वसूल करने का, जो राजस्व वसूल करने की जो जिम्मेदारी है, वह उसने फिर से टेंडर द्वारा देने की प्रथा प्रारंभ कर दी। जो कर्मचारी थे, जो सैनिक थे, उनको नगद वेतन की जगह जागीर यानी लैंड देने की प्रथा प्रारंभ करी। वंशानुगत जो है नौकरी देनी प्रारंभ करी। योग्यता की जगह जो नियुक्ति का आधार था वह वंशानुगत होता था। खालसा लैंड को जागीर लैंड में उसने कन्वर्ट करना प्रारंभ किया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि उसके काल में सेना में कितना करप्शन हुआ। वह खुद जो है तारीख फिरोज शाही में यह उल्लेख मिलता है, सिराज लिखता है कि अपने पास से उसने एक टंका दे दिया एक सैनिक को कि ले जाओ और कार्यालय में उसे दे करके अपने घोड़े की स्वीकृति करा लो। तो जो उसकी जो नीतियां थी, जिसके कारण केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुआ, सेना में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, और इसके अलावा जो योग्यता की जगह वंशानुगत आधार पर जो सैनिकों की नियुक्ति करने की जो प्रथा उसने प्रारंभ की, जिसके कारण सेना में कमजोरी आई, दुर्बलता आई। जो नगद वेतन की जगह उसने जागीर के रूप में वेतन देने की जो प्रथा प्रारंभ की, उससे खालसा लैंड में कमी आई, है ना। ये ऐसे कुछ फैक्टर थे, जिसके कारण जो है फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के पतन का उत्तरदायी माना जाता है। अब अगर हमें देखते हैं कि जो पानीपत का जो युद्ध होता है, या बाबर का कह सकते हैं जो आक्रमण होता है, इसके बारे में हमने कल विस्तार से जिक्र किया था कि इब्राहिम लोदी के समय में सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इब्राहिम लोदी की नीतियों के कारण अमीरों का सहयोग मिलना बंद हो गया था। उसके तीन मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी, जो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, उसका चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का राणा सांगा, इन तीनों ने मिलकर बाबर जो मध्य एशिया में काबुल, फरगना और समरकंद का शासक रह चुका था, भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर जिसे अपने पूर्वजों से भारत के धन संपत्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी थी, चंगेज, तैमूर से, वह खुद महत्वाकांक्षी था, उसकी सेना उत्कृष्ट थी, वह खुद एक अच्छा प्रशासक होने के साथ साथ एक अच्छा सेनापति भी था। उसने मध्य एशिया में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए काबुल, समरकंद, फरगना पर अटैक करके शासन करने की कोशिश की, अधिकार करके शासन करने की कोशिश की, लेकिन वह मध्य एशिया में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने भारत की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया, और ऐसे में जब उसे यह निमंत्रण मिला तो वह निसंदेह बिना किसी देर के भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। और इधर भारत में जो उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह अत्यंत ही कमज़ोर थी। कई राज्य जो है स्वतंत्र हो चुके थे, क्योंकि बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में
केवल 5 राज्यों का उल्लेख करता है और जिसमें विजयनगर और मेवाड़ को वह शक्तिशाली मानता है। इब्राहिम लोदी के बारे में तो उसका कहना था कि उसके पास अनुभव शून्य था, प्रशासनिक योग्यता का अभाव था, सेना के रूप में कार्य करने का अभाव था, कूटनीति का अभाव था, उसके पास गुप्तचर सेना नहीं थी, है ना। ऐसी स्थिति में बाबर, जिसके पास ये सब कुछ था, उसके पास तोपखाना था, उसके पास तुलगमा युद्ध पद्धति थी, उसके पास उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे ट्रेंड सोल्जर्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, who fought between Babur and Ibrahim Lodi. In this battle, Babur defeated to Ibrahim Lodi, या Ibrahim Lodi was defeated by Babur in first battle of Panipat in 1526 AD, है ना। तो एंड हिज रिजल्ट जो है देखते हैं क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होता है और भारत में एक नई शासन सत्ता, मुगल सत्ता का प्रारंभ होता है। एंड बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया इन 1526 इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि मध्यकाल की जो मुस्लिम जो शासन सत्ता का जो पहला अध्याय था दिल्ली सल्तनत, उसका पतन हो गया और उसको पतन के लिए किसी एक कारण या तात्कालिक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। उसकी प्रक्रिया एक लंबी थी जो तुगलक वंश काल से ही प्रारंभ हो गई थी। उसका जो राजनीतिक जो स्वरूप था, उसका जो उत्तराधिकार के नियम का जो अभाव था, जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, जो राजपूत या नॉन मुस्लिम्स का जो असहयोग था, जो आर्थिक कमजोरी थी, जो सैनिक दुर्बलता थी, इसके अलावा कोई उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को प्रबंध करने का कोई निर्धारित नियम नहीं था, व्यवस्थित नहीं किया गया। इसके अलावा मंगोल का आक्रमण हुआ, चाहे वह तैमूर का हो, बाबर का हो, ये सारे फैक्टर्स मिल करके दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी बने। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। और अगर हम इसके प्रभाव महत्व के बारे में जिक्र करें तो ये पाते हैं कि ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि दिल्ली सल्तनत का न केवल इब्राहिम लोदी और लोदी डायनेस्टी का अंत हुआ, बल्कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नई शासन सत्ता, मुगल वंश की शासन सत्ता प्रारंभ हुई, जिसका संस्थापक, जिसका फाउंडर बाबर था। अब इसके जो है हमें इसके बाद जो देखते हैं कि इसका जो प्रभाव है वह मूलतः राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का उदय प्रारंभ होता है फिर से। दूसरी बात हम देखते हैं सामाजिक जीवन में कि तुर्क शासकों की तुलना में अफगान शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर हम देखते हैं कि हिंदुओं को बड़े पद और राजनीतिक महत्व प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। इसके प्रभाव निर्णायक सिद्ध होते हैं और इस परंपरा को मुगल सम्राटों ने, विशेषकर अकबर के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके कारण एक राष्ट्रीय उदार शासन पद्धति का विकास मध्यकाल में होता है। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में, है ना, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। और भक्ति, जिसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन ने, सूफी आंदोलन ने इसी समय आकर के भारत को एक समन्वय का, एक एकता का, एक समरसता का पाठ यहाँ पर पढ़ाते हैं। कई भाषाओं का, हिंदी का, संस्कृत का, अरबी का, फारसी का, टर्की का यहाँ पर हम विकास देखते हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमानों ने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, बहुत से हिंदुओं ने तुर्की सीखी, अरबी सीखी, फारसी सीखी। तो एक भाषाओं का भी समन्वित रूप जो है यहाँ पर हमें दिखाई
पड़ता है और यही भाषा जो है ज़बान हिंदवी उर्दू जिसको कहते हैं, हिंदुस्तानी रेख्ता जिसको बोला जाता था पहले, हिंदुस्तानी तहजीब की भाषा उर्दू जो है उसका विकास हमें दिखाई पड़ता है। तो ये पेंटिंग का क्षेत्र है या आपका भाषा का क्षेत्र है, प्रशासन का क्षेत्र है, सेना का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, धर्म और समाज का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में मुगल काल में आकर के एक निश्चित नियम नीति का निर्धारण होता है, सिद्धांत बनता है, जो भारत के मध्यकालीन इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि बन जाता है। हाँ, तो इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटा।